हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 यूनाइटेड नेशन चार्टर का, जो कि बात करता है द जनरल असेंबली की। और जनरल असेंबली को ही हम क्या बोलते हैं? मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हर जगह ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज जनरल असेंबली। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 9 से। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 किसकी बात करता है? आर्टिकल 9 बात करता है आपके कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर? पहले हमको याद रखना है कि कॉम्पोजिशन जो है वो दिया हुआ है आर्टिकल 99 में, सॉरी, किसका कॉम्पोजिशन? जनरल असेंबली। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द जनरल असेंबली शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन कौन हुए? मतलब जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं। कितने हैं? 193। इन शॉर्ट, जितनी भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ठीक है, ईच मेंबर शैल हैव नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोल रहा है? ये 5 रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा नहीं होगा ईच कंट्री का। सपोज एक कंट्री है इंडिया और जनरल असेंबली है ये पूरी। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया के 1 2 3 4 5 5 रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा नहीं होंगे। रिप्रेजेंटेटिव को ही क्या बोलते हैं हम? प्रतिनिधि। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? जनरल असेंबली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महासभा। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? महासभा बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम एक और वर्ड से जानते हैं, वो क्या है? इसी को हम बोलते हैं मिनी पार्लियामेंट। मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आर्टिकल 10 देखते हैं। आर्टिकल 10 क्या बोल रहा है? द जनरल असेंबली में डिस्कस एनी क्वेश्चन ऑन एनी मैटर। मतलब ये कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकती है ऑन एनी मैटर within the scope of the present charter or relating to the powers and function of any organs provided in the present charter and except as provided in article 12। मतलब किसी भी मैटर को सीख कर सकती है, किसी भी क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकती है। ठीक है, और उसमें रिकमेंड कर सकती है किसे? मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन को, या तो सिक्योरिटी काउंसिल को, या तो दोनों को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन या मैटर्स में। लेकिन कहाँ नहीं कर सकती? आर्टिकल 12 में नहीं कर सकती। आर्टिकल 12 के मैटर्स में आर्टिकल 12 के मैटर में कौन करता है? आर्टिकल 12 के मैटर में सिक्योरिटी काउंसिल करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? क्या बोल रहा है कि किसी भी मैटर को डिस्कस कर सकती है जिनका रिलेशन है पावर या फंक्शन से। और पावर और फंक्शन किसकी? जो भी यूएन चार्टर में पावर या फंक्शन डिस्कस हुए हैं उनकी। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 12 में जहां पर सिक्योरिटी काउंसिल मैटर देख रहा है, वहां पर कोई भी इंटरफेरेंस जनरल असेंबली का नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और आर्टिकल 12 को भी हम आगे देखेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 11। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 11 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 11 सबसे पहले बोल रहा है द जनरल प्रिंसिपल में कंसिडर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन, देखिए अब एक नई चीज हो गई है। क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसा क्वेश्चन पूछ लेता है? कि कॉपरेशन की बात कहाँ करी गई है, किस आर्टिकल में। ठीक है, तो पहले क्या होता था, हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते थे कि हाँ ठीक है, आर्टिकल 11 में क्या है? जनरली इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की बातें करी गई है। ठीक है, तो अब अगर आपको प्री क्लियर करना है या कोई भी एग्जाम जिसमें एमसीक्यू है, तो उसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लाइक आपसे पूछ लेगा कि आर्टिकल, आपको ऑप्शन दे देगा 11 सब क्लॉज 1 2 3 एंड 4, और आपसे पूछ लेगा कि द जनरल असेंबली में कंसिडर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। तो ये कोऑपरेशन वर्ड कहाँ पे यूज हुआ है, समझ रहे हैं? तो अब अगर आपको नहीं पता होगा, आपने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे सारे क्लॉजेस, तो आप डिफरेंशिएट वहां पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जनरली याद है कि भाई 11 में हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया 1 में दिया, 2 में दिया, 3 में दिया, 4 में दिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कंसिडर जनरल प्रिंसिपल कॉपरेशन के इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल गवर्निंग डिसआर्मामेंट। क्या वर्ड यूज हुआ है? डिसआर्मामेंट।
एंड द रेगुलेशन ऑफ आर्मामेंट, ठीक है, एंड मे मेक रिकमेंडेशन रिगार्ड टू सच प्रिंसिपल्स टू द मेंबर और टू द सिक्योरिटी काउंसिल और टू द बोर्ड। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करेगा जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे मेंटेन करने में, और डिसआर्मामेंट और आर्मामेंट के प्रिंसिपल में और रेगुलेशन में बात करेगा, और ऐसे रिकमेंड करेगा या तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर को या तो सिक्योरिटी काउंसिल को या तो दोनों को, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या करेगा कि वैसे मेजर्स लिए जाएं बाय द सिक्योरिटी काउंसिल और बाय द मेंबर स्टेट्स की सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस मेंटेन करी जाए, ठीक है। अब देखिए 11 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, द जनरल असेंबली में डिस्कस एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरी बात यही करी गई है आर्टिकल 11 में। brought before it by any member of the United Nation, by any member of the United Nation or by the Security Council or by a state। ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन कंडीशन है, 1 2 एंड 3। फर्स्ट इज व्हाट, कौन ला रहा है, ब्रॉड बिफोर इट बाय एनी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मतलब जितनी 193 है उनमें से कोई ला रहा है, या तो सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड कर रहा है सेकंड नंबर पे, या तो थर्ड नंबर पे ऐसे स्टेट जो मेंबर नहीं है लेकिन कोई मैटर अगर जनरल असेंबली के सामने लाए हैं तो इन परव्यू ऑफ आर्टिकल 35 पैराग्राफ 2 जनरल असेंबली क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेगा, रिकमेंडेशन करेगा सिक्योरिटी काउंसिल को, कंसर्न स्टेट को या दोनों को, ठीक है। और आर्टिकल 12 को अगेन, अगर ऐसा मैटर जो है जो आया है जनरल असेंबली के सामने जिसका रिलेशन आर्टिकल 12 से है, तब जनरल असेंबली का इंटरफेरेंस नहीं होगा। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, किसी को आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जनरल असेंबली इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो आर्टिकल 12 में, ठीक है। तीन कंडीशन है कौन कौन ला सकता है, या तो मेंबर स्टेट ला सकता है, या तो सिक्योरिटी काउंसिल, या लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो मेंबर स्टेट ला सकता है, या तो सिक्योरिटी काउंसिल ला सकता है, या तो कोई और ऐसा स्टेट ला सकता है जो कि मेंबर नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सब क्लॉज 3, द जनरल असेंबली में कॉल द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू सिचुएशंस व्हिच आर लाइकली टू एंडेंजर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब कि सिक्योरिटी काउंसिल के नोटिस में ऐसे मैटर लाएगा जो इंडेंजर कर सकती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। फोर्थ क्लॉज कह रहा था, पावर्स ऑफ जनरल असेंबली सेट फॉर्थ इन दिस आर्टिकल शैल नॉट लिमिट द जनरल स्कोप ऑफ आर्टिकल 10। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं लिमिटेड चीजें, वो जनरल स्कोप जो है आर्टिकल 10 का उससे लिमिट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हम साथ में देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 12 बोल रहा है वाइल द सिक्योरिटी काउंसिल इज एक्सरसाइजिंग। देखिए हर जगह जनरल असेंबली कहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था, आर्टिकल 12 पे, है ना। जहाँ जहाँ आर्टिकल 12 आ जा रहा था वहां पर इंटरफेयर जनरल असेंबली नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर क्या बोला है आर्टिकल 12 में, वाइल द सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल की। तो क्या बोल रहा है, वाइल द सिक्योरिटी काउंसिल इज एक्सरसाइजिंग रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन द फंक्शन assigned to it in the present charter, the general assembly shall not, एक्सप्रेसली बार कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, एक्सप्रेसली बार कर दिया है कि जहां पर सिक्योरिटी काउंसिल कोई अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है इन रिलेशन टू एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन, ठीक है, any dispute or situation, the functions assigned to it in the present charter, the General Assembly shall not make any recommendations with regard to that dispute or situation unless the Security Council so request। ठीक है, तो आर्टिकल 12 सब क्लॉज 1 क्या बोल रहा है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी मैटर को देख रहा है तो वहां पर उस पूरे मैटर, अगर समझिए ये पूरा मैटर टाइमलाइन है, तो यहाँ पर जनरल असेंबली का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रहा है, एडवाइस सीख कर रहा है किससे, जनरल असेंबली से, तब यहाँ से जनरल असेंबली इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं 12 टू बोल रहा है द सेक्रेटरी जनरल विद द कंसेंट ऑफ द, इसकी बात करिए, द सेक्रेटरी जनरल विद द कंसेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कंसेंट किसकी, सिक्योरिटी काउंसिल की, शैल नोटिफाई द जनरल असेंबली एट ईच सेशन ऑफ एनी मैटर्स रिलेटिव टू द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, maintenance of international peace and security which are being dealt with it by the Security Council। तो नोटिफाई करेगा जनरल असेंबली को, और आगे कह रहा है
If the General Assembly is not in session, immediately the Security Council is to deal with such matter. देखिए 12 सब क्लॉज 2 में सिर्फ ये बोला गया है कि सेक्रेटरी जनरल जो है नोटिफाई करेगा जनरल असेंबली को कि मैटर से सिक्योरिटी काउंसिल डील कर रहा है, और जब डील नहीं करेगा, सीज करेगा, तब भी जनरल असेंबली को बताया जाएगा कि अब मैटर डील नहीं कर रहा। मतलब बेसिकली सब क्लॉज 2 में बात करी गई है नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन टू जनरल असेंबली। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? द जनरल असेंबली शैल इनिशिएट स्टडीज, क्या करेगा? इनिशिएट स्टडीज मतलब खुद स्टार्ट करेगा, एंड मेक रिकमेंडेशन, या तो रिकमेंडेशन करेगा किन पर्पसों के लिए? सब क्लोज 1 में बात कर रहा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द पॉलिटिकल फील्ड एंड encouraging the progressive development of international law and its codification। देखिए इंटरनेशनल लॉ के कोडिफिकेशन के लिए और कॉपरेशन के लिए पॉलिटिकल फील्ड में। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। 13 सब क्लॉज 1 क्या बात कर रहा है? प्रमोशन की बात कर रहा है, किसके प्रमोशन की? इंटरनेशनल कॉपरेशन की पॉलिटिकल फील्ड में। और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट किस चीज़ का? इंटरनेशनल लॉ का और उसके कोडिफिकेशन का। 13 सब क्लॉज 2 देखिए क्या बोल रहा है? प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द इकोनॉमिक। देखिए ऊपर से पॉलिटिकल की बात करी गई है, तो यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है कि 13 सब क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है, और नीचे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ फील्ड्स एंड असिस्टिंग इन द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल। देखिए जहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दे दिया, तो ये बहुत बड़ा एम्बिट हो गया। एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। कहने का मतलब कि ऊपर बात करा सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड की और इंटरनेशनल लॉ और उसके कोडिफिकेशन की, और नीचे बात कर लिया जितने भी बचे हुए मैटर्स थे और जितने भी बची हुई फील्ड थी, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और हेल्थ फील्ड, असिस्टिंग द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स और रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। ठीक है, क्लियर हुआ? 13 सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? चलिए अब आगे क्या बोल रहा है? सॉरी, बी, दैट इज 13(1) का सब पार्ट 2 सब नॉट। और 13 सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? द फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द जनरल असेंबली विद रिस्पेक्ट टू मैटर मेंशन्ड इन पैराग्राफ 1B above are set forth in the chapter 9th and 10th। अब चैप्टर 9th and 10th, ठीक है, मतलब जितनी पावर्स यहाँ पर दी हुई है वो यहाँ पर, और इसके अलावा आप चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में भी जनरल असेंबली के पावर्स की बात करी गई है। तो 9 किससे डील करता है? ये डील करता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कॉपरेशन से, और ये डील करता है 10 डील करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से। ठीक है, तो इसको जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो आर्टिकल 14 क्या बात करता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 12। सबसे पहले क्या बोल रही कि जहां पर आर्टिकल 12 आ गया वहां पर आर्टिकल 14 पिक्चर में नहीं रहेगा। ठीक है, ना आर्टिकल 14 पिक्चर में रहेगा, ना जनरल असेंबली उसमें इंटरफेयर करेगा। आर्टिकल 12 में कौन फंक्शन देख रहा था? सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, बार बार इसको हम लोगों ने पढ़ा है। द जनरल असेंबली में रिकमेंड मेजर्स फॉर द पीसफुल एडजस्टमेंट ऑफ एनी सिचुएशन। क्या वर्ड यूज हुआ है? पीसफुल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में क्या बात करी जा रही है कि जनरल असेंबली will look out for peaceful adjustment of any situation regardless of origin which it deems likely to impair the general welfare of friendly relation among nations। मेंटेन करने के लिए क्या? अगेन सेम फ्रेंडली रिलेशन among nation including situation resulting from violation of the provision of the present charter। किसी आर्टिकल का वायलेशन हुआ है या किसी प्रोविजन का वायलेशन हुआ है, तो पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स बता के यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली क्या करेगा? उस चीज को टैकल डाउन करेगा, सेटल डाउन करेगा। ठीक है, पीसफुल एडजस्टमेंट करेगा। क्लियर है? आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 क्या बात कर रहा है? आर्टिकल 15 बात कर रहा है किस चीज की? रिपोर्ट की बात कर रहा है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 15 जो है वो रिपोर्ट की बात कर रहा है। द जनरल असेंबली शैल रिसीव एंड कंसिडर एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स। दो तरह की रिपोर्ट्स लेगा। किस तरह की? एनुअल और स्पेशल। ठीक है, एनुअल लेगा और स्पेशल रिपोर्ट्स लेगा फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल। किससे ले रहा है? किससे सीख कर रहा है रिपोर्ट? सिक्योरिटी काउंसिल से। और मतलब इन रिपोर्ट्स में क्या होगा? इन रिपोर्ट्स में होगा शैल इंक्लूड एन अकाउंट ऑफ द मेजर्स दैट द सिक्योरिटी काउंसिल हैज डिसाइडेड अपॉन और टेकन टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 15 में जनरल असेंबली रिपोर्ट सीख करेगा
कैसे रिपोर्ट सीख कर सकता है, या तो एनुअल रिपोर्ट सीख करेगा या स्पेशल रिपोर्ट करेगा, किससे करेगा, फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल इन रिपोर्ट्स में क्या बताएगा, जो भी मेथड्स और मेजर्स उसने यूज करे हैं किसी भी मैटर को डील करने के लिए या टैकल डाउन करने के लिए, ठीक है। और सेकंड क्लॉज कह रहा है द जनरल असेंबली शैल रिसीव एंड कंसिडर रिपोर्ट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कहने का मतलब इस पहला क्लॉज बात कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल से रिपोर्ट सीख करने की, और दूसरा क्लॉज बात कर रहा है अदर मेंबर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जनरल असेंबली किसी से भी रिपोर्ट सीख कर सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल के फर्स्ट क्लॉज में और अदर मेंबर से सेकंड क्लॉज में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 16, जो कि बात करता है किस चीज की, इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम की। क्या बोल रहा है, द जनरल असेंबली शैल परफॉर्म सच फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप system as are assigned to it under chapter 12 and 13, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic। चलिए इसको बेसिकली चैप्टर 12 और 13 में डील करेंगे, लेकिन इतना आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 16 में किसकी बात करी गई है, ट्रस्टीशिप सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आर्टिकल 17 देखते हैं और आर्टिकल 18 देखते हैं। आर्टिकल 17 में क्या बात करी गई है, आर्टिकल 17 में बात करी गई है आपके बजट की। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, कहाँ बजट डिस्कस हुआ है, 17 में। तो क्या बोल रहा है, द जनरल असेंबली शैल कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी बजट होगा उसे कौन अप्रूव करेगा, जनरल असेंबली। दूसरा कह रहा है द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी बोर्न बाय द मेंबर्स एज अ पोर्शन बाय द जनरल असेंबली। मतलब जनरल असेंबली है, ये ड्यूटी बांटेगा डिफरेंट डिफरेंट सबको, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 को बांटेगा कि इनको इतना पैसा देना है, इनको इतना पैसा देना है, इनको इतना पैसा देना है, ठीक है। और जब ये पैसा देंगे तो उसी में से जो है एनुअल बजट बनेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है द जनरल असेंबली शैल कंसिडर एंड अप्रूव एनी फाइनेंशियल एंड बजटरी अरेंजमेंट्स विद स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रेफर टू इन आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 की बात कर रहा है, and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendation to the agency concerned। मतलब क्या कह रहा है कि अगर जो है किसी स्पेशल एजेंसी को कुछ बजट चाहिए तो उसको अप्रूव और कंसिडर कौन करेगा, जनरल असेंबली करेगा। और फिर उसके बजट पर ध्यान रखिएगा कि कितना बजट जो है वो एजेंसीज, जो स्पेशल एजेंसी हैं वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी बजट का लेना देना जो है वो है आर्टिकल 17 में। देखिए आर्टिकल 18 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह दीजिए, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या बात कर रहा है आर्टिकल 18 की, आर्टिकल 18 क्या बोल रहा है, ईच मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली शैल हैव वन वोट। सारे मेंबर के पास कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ वन वोट होगा। उसके बाद कह रहा है डिसीजंस ऑफ द जनरल असेंबली ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कितनी होगी, 2/3 मेजोरिटी। लेकिन क्या कह रहा है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या बोल रहा है, 2/3 मेजोरिटी। अब ये क्वेश्चंस क्या होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये आपको मिलेगा 3 सब क्लॉज 2 में, जो कि बात कर रहा है किसकी, recommendation with respect to maintenance of international peace and security, election of the non-permanent member of security council, the election of the member of the economic and social council, ये सब चीजें आप, expulsion of member, question relating to operation, ये सब पूरा आप पढ़ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है। और अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद ना हो तो कम से कम आप एमसीक्यू देख करके तो सही मार्क कर सकते हैं, इस हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, डिसीजन ऑन अदर क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एडिशनल कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बाय अ 2/3 मेजॉरिटी शैल बी मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए दो चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2/3, अदर मैटर सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज 50%, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल 19 हमारा क्या बात कर रहा है। आर्टिकल 19 हमारा बात करता है, सारे पहले ले आते हैं फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, आर्टिकल 19 हमारी बात कर रहा है किसकी, एरियर्स की। एरियर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, कमेंट करके बताइए। चलिए क्या बात कर रहा है, एरियर्स की। क्या बोल रहा है, मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच इज इन एरियर्स इन द पेमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव नो वोट। साफ साफ लिखा हुआ है नो वोट इन द जनरल असेंबली, ठीक है।
if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contribution due from it for the preceding 2 full years. However, the General Assembly may permit such a member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to condition beyond the control of the member. देखिए सीधी सी बात कर रहा है कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसका एरियर कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है, सपोज उसने जो है दिए 2 लाख रुपए, ये इनका कंट्रीब्यूशन था, और एरियर है 4 लाख रुपए, ठीक, और ये पास्ट 2 ईयर से ऐसे ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब एरियर जो है वो कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है ना, इनका लोन 4 लाख है और कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो स्टेट है, ये जो पूरा ये जो पूरा स्टेट है, इस स्टेट को वोट करने का राइट नहीं है, ये स्टेट वोट नहीं कर सकता। लेकिन हाउएवर अगर जनरल असेंबली को लगता है कि जो कंडीशंस है पेमेंट की वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मेंबर है, मतलब कि मेंबर अगर नॉर्मल सिनेरियो में अगर जानबूझकर नहीं पे करता है तब तो उसको वोट नहीं अलाउ करेगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मेंबर पे ही नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके कंट्री में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है या कुछ इशूज हैं, तब वो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में जनरल असेंबली को अगर फिट लगता है तो वो वोट क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, पहली सिंपल सी कंडीशन थी कि वोट नहीं कर सकता है अगर उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो एरियर से कम है, और दूसरी कंडीशन में बोल दिया कि अगर जनरल असेंबली को फिट लगता है तो वो अलाउ कर सकता है। चलिए अब 3 आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 20, 21 और 22, जो कि बात करता है प्रोसीजर की। तो आर्टिकल 20 में क्या बोल रहा है, द जनरल असेंबली शैल मीट इन रेगुलर एनुअल सेशन। अब देखिए क्या बोल रहा है, एनुअल सेशन होगा, रेगुलर एक टाइम होता है इनका, ठीक है। And in such special sessions as occasion may require, special session shall be convoked by the Secretary General at the request of the Security Council or of majority। अब देखिए दो तरीके के सेशन हो सकते हैं, कैसा, एक एनुअल और एक स्पेशल, ठीक है। यही दो तरीके के सेशन हो सकते हैं। एनुअल नॉर्मल टाइम फिक्स्ड है, मान लीजिए सितंबर में हो गया, अक्टूबर में हो गया, नवंबर में हो गया, ठीक है, जो भी उनका टाइम है उस पर। और स्पेशल, अगर स्पेशल है तो स्पेशल कौन बुला सकता है, सेक्रेटरी जनरल बुला सकता है, किसके रिक्वेस्ट पे, या तो सिक्योरिटी काउंसिल के रिक्वेस्ट पे या तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर के रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्या क्या है, एनुअल प्लस स्पेशल। स्पेशल है तो कौन बुलाएगा, सेक्रेटरी जनरल, किसके रिक्वेस्ट पे, या तो सिक्योरिटी काउंसिल पे या तो मेजोरिटी मेंबर पे, ठीक। आर्टिकल 21 क्या बात कर रहा है कि जनरल असेंबली के खुद के प्रोसीजर होंगे, खुद के रूल्स होंगे, और हर साल वो अपना प्रेसिडेंट खुद चूज करेगा, ठीक है। मतलब 1 ईयर होता है टेन्योर यहाँ के प्रेसिडेंट का, और ये खुद चुनेंगे, ठीक है। आर्टिकल 22 बात करता है द जनरल असेंबली में एस्टैब्लिश सच सब्सिडरी ऑर्गन एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। सब्सिडरी ऑर्गन जो है जनरल असेंबली अपने हिसाब से बना सकता है अगर उसे लगता है कि इस कोई पर्टिकुलर फंक्शन को इम्पार्ट करने के लिए एक नया ऑर्गन की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमने 9 से लेकर के 22 तक पढ़े आर्टिकल्स, यही हैं जो बात करते हैं जनरल असेंबली की सारी चीज़ों की, कॉम्पोजिशन, पावर एंड फंक्शन, इलेक्शन वगैरह वगैरह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इसको प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ प्रमोट